Hello students, today we are going to continue our chapter number 13 of science, and that is sound, and this is video number 2. So in previous class we have studied about this chapter, and we studied about sound, and we also studied how sound is produced and how musical instrument and human produces sound. Then we studied that sound also requires some sort of mediums for propagation, and that may be solid, liquid or gas. That means any kind of medium is very essential for the propagation of sound. यानी कि साउंड होता क्या है और ये किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, किस तरीके से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो या फिर इंसान हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी. ठीक, अब आगे बात करते हैं हाउ डू वी हियर साउंड. तो देखिए पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं. अब बात करेंगे कि भाई साउंड जो प्रोड्यूस हुआ है उसे सुनते कैसे, यानी हमें सुनाई कैसे पड़ता है. हाँ, अब आप कहने को तो कह सकते हो कान से सुनते हैं, लेकिन कान का भी एक मैकेनिज्म है कि किस तरीके से जो साउंड है हम सुनते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं. तो देखिएगा उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर है हमारे ईयर का, कान जो होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है. तो उसके लिए हम उसके डायग्राम से शुरुआत करते हैं. तो देखिएगा ये आपका पूरा कान का अंदरूनी संरचना है. तो ये इतना हिस्सा जो होता है शरीर के बाहर कान का जो है निकला रहता है और इस हिस्से को हम पिन्ना बोलते हैं. तो ये जो हमारे आउटर ईयर का कैनाल का पार्ट होता है इसे हम पिन्ना बोलते हैं. तो साउंड जो है वो हमारे कान का जो डिज़ाइन होता है उस तरीके का होता है कि वो अंदर की ओर इसको धकेलता है साउंड वेव्स को. ठीक है, जो साउंड आती है उसको कान के अंदर की ओर धकेला जाता है. और ये जो हिस्सा है इसे हम कैनाल कहते हैं, ईयर कैनाल कहते हैं जहाँ से साउंड जो है आपके कानों के अंदर जाता है. और ये जो आखिरी छोर है कान का, ये एक बहुत पतला मेम्ब्रेन से बना होता है, यानी कि एक पतली झिल्ली से बना होता है जिसे हम ईयर ड्रम यानी कान का पर्दा या फिर कनपट्टी भी बोलते हैं. ठीक, और ये जो कान का पर्दा है इससे अंदर की तरफ अगर आप देखें तो 3 हड्डियां होती हैं. एक ये वाली हड्डी देखिए जिसे हम हैमर बोलते हैं, दूसरी ये वाली होती है जिसे हम एनविल कहते हैं, और तीसरी हड्डी होती है ये वाली जिसे हम स्टिरअप कहते हैं. तो ये जो तीनों हड्डियां हैं आपस में एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं, और ये हड्डियां एक सिरे से तो आपके कान के पर्दे से अटैच्ड होती हैं और दूसरे सिरे से जाकर के ये आपके कोक्लिया नाम का एक पार्ट होता है कान के अंदर का हिस्सा जिसमें खास तरह का फ्लूइड भरा होता है, उससे जाकर के जुड़ा हुआ होता है. और ये जो यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये बेसिकली आपके नर्व सिस्टम्स हैं उनसे जुड़ा होता है, और ये बाद में जाकर के दिमाग से जुड़ा हुआ होता है. तो देखते हैं क्या होता है आगे. तो इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं. Human ear is divided into 3 parts. These 3 parts are outer ear, middle ear and inner ear. कि हम अगर हमारे पूरे कान को 3 हिस्सों में बांटें तो ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है. पहला है आउटर ईयर. आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ पिन्ना एंड ईयर कैनाल. कि जो आपका आउटर ईयर है वो आपके पिन्ना और ईयर कैनाल तक सीमित होता है, यानी कि कान के पर्दे तक का जो हिस्सा होता है ये बाहर से लेके कान के पर्दे के तक का हिस्सा, ये पूरा हिस्सा आपका क्या कहलाता है, आपका आउटर ईयर कहलाता है. द मिडिल ईयर कंसिस्ट ऑफ ईयर ड्रम एंड 3 ऑसिलस. और जो मिडिल ईयर है यानी कि ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा, इसमें कान का पर्दा और ये 3 हड्डियाँ जिन्हें ऑसिलस भी कहा जाता है ये आती हैं. तो 3 स्मॉल बोन्स, मेलस जिसे हम हैमर भी बोलते हैं, इनकस जिसे हम एनविल भी बोलते हैं, एंड स्टेप्स जिसे हम स्टिरअप भी बोलते हैं. तो देखिएगा डायग्राम में एनविल, स्टिरअप और हैमर नाम दिया है. इसके अलावा इनका मेलस, इनकस और स्टेप्स भी नाम होता है. आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो डायग्राम के हिसाब से लिखें ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि उसको समझाने में आसानी रहती है. तो आपके मिडिल ईयर के अंदर कान का पर्दा और तीनों हड्डियाँ आ जाती हैं. इनर ईयर इंक्लूड्स कोक्लिया एंड ऑडिटरी नर्व. तो जो आपका इनर ईयर होता है उसमें कोक्ला आता है. तो कोक्लिया में एक खास तरह का फ्लूइड भरा होता है जो कि जो भी साउंड वेव कान तक पहुंची हुई होती हैं वो वाइब्रेशन जो वीक हो चुकी है तो उसको एम्पलीफाई करने का काम करती हैं.
और उसको बाद में ऑडिटरी जो नर्व होती हैं जो कि जुड़ी हुई होती हैं, देखो पीली पीली जो दिख रही है ऑडिटरी नर्व से, इनसे जुड़ी हुई होती है। और ये ऑडिटरी नर्व्स जो है बेसिकली ले जाके जो भी मैसेज है, साउंड सेंसिटिव होती हैं काफ़ी, तो ये जितना जो भी साउंड वेव्स आती हैं उनको कलेक्ट कर करके ब्रेन में पहुंचा देती है। तो आपको कान का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा क्लियरली। तो देखिए आगे क्या कहता है, आप फंक्शन पढ़ेंगे। तो ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, और फंक्शन की बात करेंगे। तो देखिएगा, साउंड वेव रीचेस आउटर ईयर कॉल्ड पिन्ना विच डायरेक्ट साउंड वेव टू ईयर कैनाल। तो देखिएगा जैसे साउंड वेव आ रही है, ये कान तक पहुंचा है, तो कान की बनावट इस तरीके से होती है कि वो उस साउंड को आपके ईयर कैनाल की ओर धकेल देती है। तो ये जो खाली जगह होती है, ठीक है, इसे हम ईयर कैनाल कहते हैं। तो यहाँ पर साउंड वेव को धकेल दिया जाता है। थ्रू ईयर कैनाल द वेव्स रीचेस टू थिन मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड ईयर ड्रम। अब इस ईयर कैनाल से होती हुई जो साउंड वेव्स हैं वो एक पतली सी झिल्ली तक पहुंचती है। इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं, ईयर ड्रम कहते हैं, कनपट्टी कहते हैं, या फिर कान का पर्दा कहते हैं। बेहद नाजुक होती है, ठीक है। वे वाइब्रेट द ईयर ड्रम, देन वाइब्रेशन इन ईयर ड्रम ट्रांसफर टू ओसिलस। तो होता क्या है कि ये जो साउंड वेव्स होती हैं कान के पर्दे में क्या पैदा कर देती हैं, वाइब्रेशन पैदा कर देती हैं, यानी कंपन पैदा कर देती हैं। और ये कंपन जो है आगे की जो ओसिलस हैं, जो हड्डियां हैं, है ना, उनमें ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस तरीके से आपका एनुअल इनकस और स्टिरअप में जो है साउंड वेव जो है वो वाइब्रेशन के रूप में पहुंच जाता है। तो अगर आप देखें तो देखो हड्डियां हिल रही हैं, एक दूसरे को अटैच कर रही हैं, और साथ में वाइब्रेशन आगे ट्रांसफ़र कर रही हैं। ओसिलस देन सेंड दिस वाइब्रेशन टू इनर ईयर। और ये जो आपका ओसिलस है, ये जो तीनों हड्डियां हैं, ये इनमें जो वाइब्रेशन होता है ये अंदर के हिस्से यानी कि आपके कोकला तक पहुंचा दिया जाता है। और इस तरीके से आपके कान के अंदरूनी हिस्से तक साउंड जो है पहुंच जाता है। फ्रॉम हियर सिग्नल्स आर सेंड टू ब्रेन बाय ऑडिटरी नर्व एंड इन दिस वे वी हियर साउंड। और इस तरीके से जो साउंड है वो हमारे ऑडिटरी नर्व से होती हुई हमारे दिमाग तक जाती है, और हमारा दिमाग जो है वो पढ़ करके समझ करके बताता है कि हम किस तरह की आवाज़ और कौन सी आवाज़ सुन रहे हैं। तो सुनने में कान बहुत मदद करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो साउंड किसका है, क्या है, किस चीज़ का है, ये समझने के लिए हमारे दिमाग की हमें ज़रूरत होती है। तो आई होप आपको कान का फंक्शन ईजीली समझ में आ गया होगा। तो मेरे ख्याल से वीडियोस मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाती होंगी और मदद कर पाती होंगी, है ना। अब देखते हैं, बात करते हैं एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो देखिएगा किसी भी साउंड, कोई भी साउंड हो, उसके अंदर कुछ खासियतें होती हैं, और वो खासियत होती हैं एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। यानी कि हर साउंड की एक फीचर होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और वो कैसी होगी, किस तरह की होगी, ये डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड के ऊपर, टाइम पीरियड के ऊपर और उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जिसमें भी मोटे तौर पे हमें एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी क्या है, इसे समझने से पहले हम फ्रीक्वेंसी क्या है और टाइम पीरियड के साथ उसका क्या रिलेशन है वो देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली है क्या है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि 1 सेकेंड में कितनी वाइब्रेशन हो रही है, 1 सेकेंड में जितनी वाइब्रेशन होती है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी 1 सेकेंड में 100 बार फ्रीक्वेंसी निकली है तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी फिर 100 है, ठीक, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो क्या करना है, जितनी भी हमें नंबर ऑफ वाइब्रेशन दे रखी हैं उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देना है, ठीक है, आपकी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। क्लियर। जैसे कि मान लो 400 फ्रीक्वेंसी यानी 400 वाइब्रेशंस होते हैं 4 सेकेंड के अंदर, ठीक, 4 सेकेंड में 400 वाइब्रेशन है, तो 400 तो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन हो गए, तो 400 को ऊपर रख देंगे। टाइम कितना लगा है, 4 सेकेंड लगा है, तो जैसे आप इसको 400 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 100 आएगा। यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 100 हर्ट्स है या 100 वाइब्रेशन पर सेकेंड है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली 1 सेकेंड में किसी, यानी कि 1 सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी बार वाइब्रेट होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और फ्रीक्वेंसी निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है, और इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट या तो वाइब्रेशन पर सेकेंड हो सकता है या हर्ट्स लिख सकते हैं। तो वैसे आमतौर पे हम हर्ट्स लिखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है, डेफिनेशन पूछा जा सकता है। तो डेफिनेशन पूछा जाए तो ना केवल हमें
डेफिनेशन लिखनी है, साथ के साथ उसका फॉर्मूला लिखना है और उसका यूनिट भी लिखना है। तो डेफिनेशन के केस में हमेशा याद रखना साइंस में तीनों चीज़ें देनी ज़रूरी होती हैं, डेफिनेशन, साथ में फॉर्मूला और उसकी यूनिट। जिसका फॉर्मूला नहीं है उसमें फॉर्मूला मत लिखिएगा, लेकिन उसका कुछ ना कुछ यूनिट जरूर होगा तो उसको जरूर लिखिएगा। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। तो देखिएगा जहां 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशन होंगी उसे फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो टाइम पीरियड क्या है? बेसिकली द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी कि पूरा एक कंपन पूरा करने में लगा जो समय होता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और जो समय अवधि होता है वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उसका जस्ट ऑपोजिट होता है। एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज टाइम पीरियड रेड्यूस और वाइस वर्सा। यानी कहने की बात यह है जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी टाइम पीरियड कम हो जाएगा, या फिर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम होगी टाइम पीरियड आपका बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकंड, और इसका यूनिट क्या है? सेकंड है। तो देखिएगा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स पक्का आपके एग्जाम में आएगा, तो फॉर्मूला याद करिएगा और जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करिएगा। मॉडल टेस्ट पेपर से में से भी आप लोग तैयारी करिएगा, ठीक है? पक्का एग्जाम में आएगा ये। सबसे पहले बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। लाउडनेस और पिच बहुत मायने रखता है, वो बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए बात करें एम्पलीट्यूड की, तो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो देखिएगा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो साउंड वेव्स होती हैं वेव्स के रूप में इस तरीके से ट्रेवल करती हैं, ठीक है? तो एक कंप्लीट वाइब्रेशन क्या होगा? यहाँ से चल करके यहाँ से हो करके ये वापस मीन पोजीशन में आ जाएगा। तो ये एक कंप्लीट क्या है? वाइब्रेशन है, यानी कि आपका एक पूरी फ्रीक्वेंसी, ठीक? तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे हम एक्चुअल में क्रस्ट कहते हैं और इसे ट्रफ कहते हैं, ठीक है? तो यानी कि ये जो ओ वाला पोजीशन है ये मीन पोजीशन कहलाता है, ठीक है? ये बिल्कुल सीधा होता है हमेशा। तो जब भी साउंड प्रोड्यूस होगी तो वेव पैदा होगी, तो वेव ऊपर की ओर जाएगी और फिर नीचे की ओर जाएगी। और याद रखिएगा जितना ऊपर की ओर जाएगा उतना ही वो नीचे की ओर आएगा। तो मीन पोजीशन से ये जो मैक्सिमम दूरी है, या मीन पोजीशन से ये मैक्सिमम जो नीचाई वाला जो हिस्सा है यानी ट्रफ की और क्रस्ट की दूरी है मीन पोजीशन से, वही एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी तेज आवाज़ होगी, जितना कम एम्पलीट्यूड होगा उतना आवाज़ सॉफ्ट होगा, धीमा होगा। क्लियर? तो आपके साउंड का लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। मीन पोजीशन से क्रस्ट की दूरी या मीन पोजीशन से ट्रफ की दूरी जो होती है वो एम्पलीट्यूड कहलाती है। और ये दोनों ही जो दूरियां होंगी, मीन पोजीशन से क्रस्ट की दूरी, मीन पोजीशन से ट्रफ की दूरी, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, कि किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कि वो कितनी दूर तक जाएगा वो उसका क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो देखिएगा इस डायग्राम में देखें, लाइन और डिनोट्स मीन पोजीशन वाइल एक्स एंड वाई डिनोट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ मीन पोजीशन। यहाँ पे O आपका मीन पोजीशन है और X और Y मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का मीन पोजीशन से, यानी मीन पोजीशन से दूर जाना, ठीक? तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो देखिएगा ये जो OX होगा वो हमेशा OY के बराबर होगा। अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी की वजह से साउंड में आने वाले प्रभावों के बारे में। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे किसकी? लाउडनेस की। तो देखिएगा जैसे मैंने अभी आपको अंदाज़ा दे दिया था कि भाई ये जितनी ज़्यादा ऊपर की ओर जाएगा और नीचे की ओर जाएगा साउंड उतना लाउड हो जाएगा, और ये जितना कम रहेगा उतना साउंड जो है वो कम लाउड रहेगा, यानी कि कम शोर वाला रहेगा। तो लाउडनेस ऑफ साउंड रेफर्स टू इंटेंसिटी ऑफ साउंड विच डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी।
As amplitude increases, loudness increases, and as amplitude decreases, loudness decreases. तो loudness जो है वो एक्चुअल में साउंड की इंटेंसिटी बताता है, यानी कि साउंड की तीव्रता के बारे में बताता है कि साउंड जो है वो कितना तेज या कितना धीमा है। ठीक। और ये डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड के ऊपर, क्योंकि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा लाउड आवाज़ होगी। जितनी कम एम्पलीट्यूड होगी साउंड की जो लाउडनेस होगी वो उतनी धीमी होगी। यूनिट ऑफ लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डेसिबल। और देखिए जो साउंड होती है उसकी लाउडनेस को नापने के लिए जो मेजरमेंट किया जाता है वो डेसिबल में किया जाता है। ठीक। तो इसको लाउडनेस को नापने का जो मात्रक होता है डेसिबल होता है, और 80 डेसिबल तक हम जो है सहन कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं पिच की। द पिच ऑफ साउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ श्रिलनेस और फ्लैटनेस ऑफ साउंड विच डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। तो पिच क्या है? पिच एक्चुअल में जहां लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। यानी कि ये देखो अभी दूर दूर है और कम है, यानी कि अगर देखें दो फ्रीक्वेंसीज हैं, दो वेवलेंथ दिखाई दे रही है। जैसे नंबर ऑफ वेवलेंथ्स बढ़ेंगी यानी कि संख्या यूं कुछ 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 हो जाएगी, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हो जाएंगी। तो जितनी ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसीज होंगी, यानी कि नंबर ऑफ ये साइकिल्स जितना ज़्यादा होगा कम टाइम में, उतनी ज़्यादा साउंड जो होगी वो श्रिल होगी, तीखी होगी। ठीक। वहीं पे जितना कम फ्रीक्वेंसी होगा साउंड उतना भोंटा होगा, यानी मोटा होगा, यानी कि वो आपको कम चुभेगी। ठीक। तो द पिच ऑफ साउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ श्रिलनेस और फ्लैटनेस ऑफ साउंड विच डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। जिस तरीके से लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा था कि साउंड जो है लाउड होगा या सॉफ्ट होगा, ऐसे ही जो पिच होती है वो बेसिकली साउंड की एक और खूबी होती है जिसकी वजह से उसके तीखेपन का पता लगता है कि वो कितना तीखा है, कम तीखा है, यानी कि चुभने वाले टाइप की साउंड। ठीक है। तो जो श्रिलनेस होती है साउंड की या जो फ्लैटनेस होती है उसका जो भोटापन होता है ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर साउंड के। हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच एंड वाइस वर्सा, कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसका पिच भी उतना ही ज़्यादा होगा, यानी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उस साउंड को सुनने में कान को उतनी ज़्यादा इरिटेशन होगी, यानी कि चुभने वाली टाइप की आवाज़ होगी। पतली होगी लेकिन चुभने वाली टाइप की आवाज़ होगी। लेकिन वहीं पे फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कम होगा, तो ऐसी आवाज़ सुनने में सॉफ्ट ज़रूर होगी लेकिन क्या कहते हैं, हल्की होगी काफ़ी, है ना। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अब कुछ चीज़ें देखते हैं इनके बारे में ही। वॉइस ऑफ वुमन इज श्रिल बिकॉज देयर साउंड हैज़ मोर फ्रीक्वेंसी। तो देखिएगा आपने पुरुषों की आवाज़ सुनी होगी और महिलाओं की आवाज़ सुनी होगी, दोनों की आवाज़ अलग अलग हमें पता लग जाती है। यानी कि फ़ोन पे कोई बात करता है तो हमें पता लग जाता है कि हम लड़की से बात कर रहे हैं या लड़के से बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए महिलाओं की जो आवाज़ होती है वो थोड़ी सी श्रिल होती है, तीखी होती है, क्योंकि उनकी जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है पुरुषों के मुकाबले। वहीं पे पुरुषों की जो साउंड होती है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ जो है थोड़ी लाउड महसूस होती है, लेकिन चूंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है तो इस वजह से श्रिलनेस कम होती है। दैट मीन्स फ्लैट जो साउंड होती है फ्लैट हो जाती है, यानी कि जो आवाज़ मोटी और भोंटी दोनों होती है। ठीक है। तो पुरुषों की आवाज़ थोड़ी सी मोटी और लाउड होती है, वहीं पे फीमेल की जो आवाज़ होती है वो तीखी लेकिन कम लाउड होती है। ऐसे हम बात करें, साउंड ऑफ मॉस्किटो इज श्रिल वाइल रोर ऑफ लायन इज लाउड। वहीं पे एक मच्छर आपके कान के आसपास आकर के मंडराता था तो चूं की जो आवाज़ करता है वो बहुत अजीब सी और गंदी सी लगती है हमें, है ना। क्यों? क्योंकि उसकी जो साउंड है, जो मॉस्किटो साउंड प्रोड्यूस करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से उसकी साउंड में श्रिलनेस ज़्यादा आ जाती है। ठीक। वह जबकि एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है, इस वजह से बहुत लाउड नहीं सुनाई देता ये साउंड। वहीं पे शेर की जो दहाड़ है वो जब दहाड़ता है तो ऐसा लगता है कि हमारा गुर्दा फाड़ करके साउंड आगे बाहर निकल गया हो। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज़ में बेसिकली एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से वो बहुत तेज़ सुनाई देता है लेकिन उसके अंदर श्रिलनेस नहीं होती क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम होती है। ऐसे साउंड ऑफ विसल इज श्रिल वाइल साउंड ऑफ ड्रम इज लाउड। वहीं पे अगर आप विसल सीटी बजाते हैं तो वो तीखी सुनाई देती है, कान में चुभती है। ठीक। क्यों? क्योंकि
विसल के जो साउंड है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी आवाज़ श्रिल होती है ना। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें ना, तीखी आवाज़ है किसी चीज़ की तो श्रिलनेस की वजह से, और श्रिलनेस किसकी वजह से है, फ्रीक्वेंसी की वजह से है। वहीं पे कोई आवाज़ बहुत लाउड है तो इसका मतलब उसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो वो जो आवाज़ है वो आपको बहुत तेज सुनाई देगा। तो ऐसे ही जो ड्रम है, ड्रम की जो साउंड है वो कैसा होता है, धमक वाला होता है, तेज होता है, तो उसमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग साउंड। तो याद रखिएगा, जो लाउडनेस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो लाउडनेस पैदा की जाती है, वो लाउडनेस जो होता है समानुपाती होता है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग साउंड। तो यानी कि जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि लाउडनेस जितनी भी ज़्यादा होगी एम्पलीट्यूड हमेशा उससे ज़्यादा होगा, यानी उसके स्क्वायर के बराबर होगा। साउंड अबाउट 80 डेसिबल इज कंसिडर्ड एज नॉइज। और याद रखिएगा कि हमारे जो कान है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और 80 डेसिबल के आसपास तक का जो साउंड है, लाउडनेस है साउंड की, वो झेल लेता है, यानी कि उसको वो संभाल लेता है, सुन लेता है। ठीक है, उससे ज़्यादा का जो साउंड होता है वो हमारे कान को चुभता है, दिक्कत होती है, जिसे हम नॉइस कहते हैं। तो देखिएगा, हम जब सांस लेते हैं तब भी आवाज़ प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो आवाज़ ऐसी नहीं होती जो हमें आसानी से सुनाई दे। तो वो 10 डेसिबल के आसपास का साउंड होता है। वहीं पे तो जो हम फुसफुसाते हैं एक दूसरे कान में, बातें करते हैं, तो उस साउंड को अगर आप सुने तो करीब 30 डेसिबल के आसपास का उसके अंदर लाउडनेस होता है। नॉर्मल हम बातें करते हैं उसमें करीब जो भी आदमी बातें करता है आसपास बैठ करके, वो 60 डेसिबल की साउंड के साथ क्या कहते हैं बात करता है, यानी कि जो लाउडनेस होती है हमारी आवाज़ की वो करीब 60 के आसपास होती है। वहीं पे ट्रैफिक वगैरह की बात करें तो 70 डेसिबल के ऊपर का लाउडनेस होता है, और वहीं पे हम फैक्ट्री वगैरह भी चले जाएं तो वहाँ पे 80 डेसिबल से ज़्यादा का साउंड होता है, दैट मीन्स लाउडनेस होती है साउंड की। तो वो जो साउंड है वो शोर की कैटेगरी में आ जाता है। तो 80 डेसिबल के ऊपर का जो साउंड होगा वो बेसिकली क्या है, नॉइस होगा आपका। अब बात करते हैं ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। तो देखिएगा, हमारे चारों ओर बहुत अलग अलग तरह के साउंड्स आपको सुनने को मिलते हैं, ठीक, लेकिन इनमें से कुछ जो हमें साफ साफ सुनाई देते हैं वो हमारे लिए ऑडिबल साउंड है, यानी कि सुनाई देने योग्य साउंड। लेकिन ऐसे भी साउंड हैं जो हमारे आसपास हैं लेकिन हमें सुनाई नहीं देते, जिन्हें हम इनऑडिबल साउंड कहते हैं। तो साउंड बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनको समझने के लिए इंफ्रासोनिक साउंड की। तो देखिएगा, द साउंड बिलो 20 हर्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड। यानी कि देखिएगा, ऐसा कोई भी साउंड जो कि 20 हर्ट से नीचे की फ्रीक्वेंसी रखता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 से कम हो, वो इंफ्रासोनिक साउंड कहलाता है। ठीक, इसे इंफ्रा ऑडिबल साउंड भी हम बोलते हैं। तो इंफ्रासोनिक भी बोल सकते हैं, इंफ्रा ऑडिबल साउंड भी बोल सकते हैं। तो हिप्पोपोटामस हो गए, वेल हो गया, एलिफेंट हो गए, राइनोसरस हो गए, ये सब क्या है, इंफ्रासोनिक साउंड तक को सुन लेते हैं, यानी कि इनके कान इतने सेंसिटिव होते हैं कि इतनी धीमी साउंड को भी सुन लेते हैं, जबकि हमको पता भी नहीं लगता। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो, 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर जब नदी बह रही होती है, उस नदी में बहने वाले पानी की आवाज़ हाथी 15 किलोमीटर दूर से सुन सकता है। तो उसको पता रहता है कि नदी किस दिशा में है, और हमारे जैसा तो भटकता ही रहे, है ना, ये हमें पता ही नहीं है। तो देखिएगा, तो नेचर ने बड़े ज़बरदस्त कान जानवरों को दिए, तो जहाँ उनको कान बेहतर दिया है, हमें दिमाग बेहतर दिया, और हमने इसी दिमाग की वजह से उत्पात मचा रखा है दुनिया के अंदर, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ऑडिबल साउंड की। तो द साउंड विच इज़ बेटर बिटवीन 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, जिसे हम 20 किलो हर्ट्स भी बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ऑडिबल साउंड। तो देखिएगा, वो साउंड जो 20 हर्ट्स से लेके 20,000 हर्ट्स के बीच में हो, उसे हम ऑडिबल साउंड कहते हैं, यानी कि इंसानों के लिए ऑडिबल साउंड हुआ। ठीक है, जानवरों की बात नहीं हो रही है, सिर्फ इंसानों की बात हो रही है। तो 20 हर्ट्स से लेकर के 20,000 हर्ट्स के बीच की आवाज़ होगी तो हमारे कान उसको पकड़ लेंगे, सुन लेंगे, और हमें समझ में आ जाएगा।
लेकिन अगर 20 हर्ट्ज से नीचे है तो सुनाई नहीं देगा, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का साउंड है तो भी हमें सुनाई नहीं देगा। अब आप बोलोगे सर 20,000 के हर्ट्ज के ऊपर का अगर साउंड होगा तो क्या कान के पर्दे फट जाएंगे? नहीं, हमारे कान उसको कैच ही नहीं करेंगे। दैट मीन्स हमारे कान उसको उस फ्रीक्वेंसी को स्टडी ही नहीं कर पाते, तो हमें वो सुनाई ही नहीं दे पाता। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है? अल्ट्रासोनिक साउंड। तो द साउंड अबाउट 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इज अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ऐसा साउंड जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो या फिर 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर हो उसे हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। तो ऐसी साउंड जो कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो उसे अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं, या फिर अल्ट्रा ऑडिबल साउंड भी कहते हैं। डॉग, बैट्स, डॉल्फिन कैन हियर दिस साउंड। वहीं पे कुत्ते हो गए या फिर आपके चमगादड़ हो गए, डॉल्फिन्स हो गए, वो अल्ट्रासोनिक साउंड को भी सुन लेते हैं, जबकि हमारे कान नहीं सुन पाते हैं। तो देखिए मज़े की बात क्या है, हम ना तो इंफ्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं ना अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं। हम तो केवल और केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ही साउंड को सुन सकते हैं, जिसे हम ऑडिबल साउंड कहते हैं। ठीक, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम का नहीं सुन सकते और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं सुन पाते। ठीक, तो हमारे कान की एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन के बाद हम नहीं सुन सकते। जबकि कुछ जीवों में इंफ्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड दोनों ही सुनने की कैपेबिलिटी होती है। तो देखिएगा जो हमारी पुलिस वगैरह होती है या फौज में जो खास तरह के कुत्ते पाले जाते हैं उनके लिए खास तरह का विसल बनाया जाता है, और वो विसल्स जो होते हैं यानी सीटियाँ जो होती हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती हैं। तो होता क्या है कि जब वो विसल्स बजाई जाती हैं तो कुत्ते को तो सिग्नल पता लग जाता है कि उसको क्या करना है, लेकिन जो चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है या खून करने जा रहा है, उस व्यक्ति को वो आवाज़ सुनाई नहीं देती, क्योंकि साउंड कैसी होती है? अल्ट्रासोनिक साउंड होती है। तो कुत्ते को ऑर्डर के हिसाब से कुत्ता तो झपट्टा मार देता है, उसको जो करना होता है वो करता है, और इंसान को पता भी नहीं लगता कि उसके पीछे कुत्ता लगा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अल्ट्रासोनिक साउंड काम आता है। इसके अलावा ये जो साउंड्स हैं हमारे और भी काम के हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड का ही इस्तेमाल करते हैं हम सोनोग्राफी वगैरह के लिए। ठीक है, तो वो सब आप डिटेल में आगे बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इनऑडिबल साउंड की। तो हमने देखेगा ऑडिबल साउंड तो पढ़ लिया भाई, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की जो साउंड फ्रीक्वेंसी वाला जो साउंड होगा वो हम सुन सकते हैं, तो हमारे लिए ऑडिबल साउंड हो गया। इनऑडिबल साउंड कौन सा हो गया? इंफ्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड, यानी कि ये साउंड क्या होंगे? आपके इनऑडिबल साउंड होंगे। तो बोथ इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन ईयर, सो दे आर कॉल्ड इनऑडिबल साउंड। तो देखिएगा आप, इंफ्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड दोनों को ही इंसानी कान जो है वो सुन नहीं सकते, और इसी वजह से इन्हें इनऑडिबल साउंड कहा गया है। देखिए अब बात करते हैं नॉइस एंड म्यूजिक्स की। ठीक है, तो म्यूजिक क्या है बेसिकली? तो साउंड विच इज प्लेजेंट टू हियर इज नोन एज म्यूजिक, लाइक साउंड ऑफ सितार, फ्लूट एंड अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिक हैज हीलिंग एंड प्लीजिंग प्रॉपर्टी। तो बात करें म्यूजिक की यानी संगीत की, संगीत वो सुखद साउंड है, वो ध्वनि है जो सुनने में हमें अच्छा लगता है। जैसे कि म्यूजिक की बात की जाए, संगीत की बात की जाए, ठीक है, तो आपका जो सितार हो गया या फ्लूट हो गया यानी कि बांसुरी हो गई, या फिर और कोई जो आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, जहाँ से संगीत या इस तरह की ध्वनि निकलती है, ये म्यूजिक का उदाहरण है। तो म्यूजिक हैज़ हीलिंग एंड प्लीजिंग प्रॉपर्टी। वहीं पे बात करें म्यूजिक की, तो म्यूजिक के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी भी होती है और प्लीजिंग प्रॉपर्टी भी होती है, यानी कि ये कानों के लिए सुखद होता है और ये लोगों को बीमारियों से, दुख दर्द से रिकवर होने में मदद करता है। तो आपने देखा होगा कई बार हमारा मूड अच्छा नहीं होता, हम अच्छा सा गाना सुन लेते हैं, म्यूजिक सुन लेते हैं, तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है, तो इसे हीलिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो म्यूजिक की खास बात ये होती है कि म्यूजिक हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा होता है, हमारे मन को, हमारे चित्त को प्रसन्न रखता है। ठीक है, और हम उस पर फिर डांस भी करते हैं इनकी तरह, है ना, इसी तरीके से। अब बात करें नॉइस की, तो साउंड विच इज अनवांटेड एंड अनप्लेजेंट टू हियर, हियर की स्पेलिंग गलत है तो आप कर लीजिएगा, एंड कॉजेस इरिटेशन इज नॉन एज नॉइस, लाइक साउंड ऑफ मशीन हॉर्न एक्सप्लोजन। तो वो साउंड जो अनचाहा है और असुखद है, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है सुनने में, और जिससे हमें इरिटेशन हो, जिससे हमें चिड़चिड़ाहट होती है, इस तरह की जो आवाज़ होती है उसे हम नॉइस कहते हैं। अब ये आवाज़ कैसी हो सकती है? मशीन की हो सकती है, हॉर्न यानी कि भोंपू वगैरह का साउंड हो सकता है, एक्सप्लोजन किसी चीज़ के धमाके का हो सकता है। तो ये सभी साउंड जो है नॉइस की कैटेगरी में आते हैं, जो कानों के लिए सुखद नहीं होते हैं, हमें इरिटेशन पैदा करते हैं।
नॉइस इज पेनफुल एंड कैन डैमेज हियरिंग एबिलिटी एज वेल एज कॉज हेल्थ इश्यूज। अब नॉइस ऐसा नहीं है कि अच्छा होता हमारे लिए, ये हमारे लिए बेहद तकलीफ देह होता है। इससे ना केवल हमारी सुनने की जो क्षमता है वो प्रभावित होती है, बल्कि इससे शारीरिक जो समस्याएं हैं वो भी क्रिएट हो सकती हैं। तो देखिएगा, बहुत ज़्यादा शोर भी इंसानों को बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। तो कुछ लोग बहुत ऊंची ऊंची साउंड में म्यूज़िक लगा देते हैं और दूसरे लोगों के लिए सिरदर्दी पैदा करते हैं। तो ऐसे भाई लोगों को समझाएं, ठीक है, कि हेल्थ इश्यूज होती हैं, और ना ही आप लोग कभी सुने, ठीक है। अब है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइस, कि हम नॉइस की बात करें कि इसके क्या क्या इफेक्ट है हमारे ऊपर। तो नॉइस पोल्यूशन कैन कॉज हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक परमानेंट और टेम्परेरी डेफनेस। तो देखिएगा, बहुत ज़्यादा शोर में अगर आदमी रहता है तो उसको एक प्रॉब्लम जो हो सकती है कि या तो परमानेंट वो बहरा हो जाए, या टेम्परेरी बेसिस पे डेफनेस आ जाए, यानी कि उसको टेम्परेरी बेसिस पे सुनाई देना ही बंद हो जाए, ठीक। तो ये परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है। दूसरा, इरिटेशन होती है, इससे आदमी को बहुत चिड़चिड़ाहट होता है। ये जो आदमी बहुत ज़्यादा साउंड में रहता है, बहुत ज़्यादा शोर शराबे में रहता है, वो इरिटेट होना शुरू हो जाता है, बात बात पे चिड़चिड़ाना शुरू हो जाता है। साथ के साथ उसे स्ट्रेस हो जाता है। तो स्ट्रेस का आर गायब है, तो आप आर लगा लीजिएगा। तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा शोर शराबे में रहते हैं उनका स्ट्रेस बढ़ जाता है, ठीक है, तनाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, इंक्रीज इन हार्ट बीट, उनकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, हेडेक, सिर दर्द शुरू हो जाता है, इंसोमेनिया यानी कि एक तरह की बीमारी जिसमें उसको रात को नींद आना बंद हो जाता है। तो नॉइस पोल्यूशन से ना केवल इंसान टेम्परेरी या परमानेंट बेस पे बहरा हो सकता है, उसको बहुत सारे और शारीरिक समस्याएं भी हो सकती हैं, ठीक है। द सोर्सेस ऑफ नॉइस पोल्यूशन। अब बात करें कि भाई नॉइस पोल्यूशन होता है तो कहाँ से होता है, कहाँ से आता है। तो पहला, व्हीकल्स एंड देयर हॉर्न्स, कि भाई गाड़ियाँ और उसके जो भोंपू होते हैं, उसके जो हॉर्न्स होते हैं, उससे शोर बहुत होता है। कुछ तो ऐसे होते हैं, घर से गाड़ी लेकर निकलते हैं, वो पीपी जो बजती है, जो हॉर्न होता है, उसको दबा करके चलते हैं, जहाँ तक जाते हैं बजाते हुए ही जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी बेवकूफ़ लोग हमारे दुनिया में घूमते हैं। फैक्ट्रीज एंड मशीन्स, कि भाई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ और मशीन जहाँ लग रही होती है वहाँ पे मशीनों के चलने की आवाज़ होती है, वो बहुत शोर करते हैं। यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग वेडिंग पार्टीज़, कि हमारे यहाँ पे लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल होता है, चाहे वेडिंग पार्टीज़ हो या फिर कुछ भी हो, रामायण पाठ हो या फिर हमारे मस्जिदों में हो, यानी कि मंदिरों में हो, हर जगह पे लाउड स्पीकर का बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है, जबकि इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक। किसको सुनाना है, खुद को ही तो सुनना है ना, तो कम आवाज़ में साउंड कर लें। साउंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट, ऐसे ही आपके जो जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, यानी कि अम, अम, किसी भी चीज़ की बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो वहाँ पे भी ठोका पीटी का बहुत ज़बरदस्त आवाज़ चलती रहती है, शोर शराबा ज़बरदस्त होता है, तो यहाँ से भी बहुत शोर निकलता है। क्राउड इन द मार्केट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इसके अलावा मार्केट हो गया, बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन में जो भीड़ होती है वो भी बहुत शोर मचाती है वहाँ पे। तो दिमाग चिड़चिड़ा सा हो जाता है, मार्केट में आधे घंटे घूम के आ जाइए आप। पॉलिटिकल रैलीज एंड मार्च, इसके अलावा हमारे जो राजनेता रैलियां निकालते हैं, है ना, हाय 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 करके निकलते हैं ना, कि उसकी जय इसकी जय करके निकलते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल रैलीज निकलती हैं, मार्च निकलते हैं, उससे भी साउंड पोल्यूशन काफ़ी हद तक होता है। सातवां, फायर क्रैकर्स एंड एक्सप्लोसिव प्रोड्यूस नॉइस पोल्यूशन, कि इसके अलावा फायर क्रैकर्स यानी पटाखे या फिर बम धमाके, इस तरह की जो चीज़ें हुई वो भी नॉइस पोल्यूशन का कारण होती हैं। मेथड्स टू रिड्यूस साउंड और नॉइस पोल्यूशन, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि नॉइस पोल्यूशन को कम करें ताकि हमारे ये जो हेल्थ इश्यूज वो ना हो। ये देखिए, हमारे ऊपर इतने हेल्थ इश्यूज हैं, आप सोचिए उन जीव जंतुओं के ऊपर जिनके सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, तो उनको कितनी तकलीफ देता होगा ये साउंड, है ना। तो यूजिंग साइलेंसर टू कंट्रोल साउंड ऑफ ऑल टाइप ऑफ व्हीकल, इंडस्ट्रियल मशीन, तो सबसे पहला तो हम काम ये कर सकते हैं कि चाहे व्हीकल्स हों, गाड़ियाँ हों, या इंडस्ट्रियल मशीन्स हों, उनके अंदर साइलेंसर लगाए जा सकते हैं। तो साइलेंसर खास तरह का यंत्र होता है जो साउंड को ऑब्जॉर्व कर लेता है और बाहर नहीं निकलने देता, तो आवाज़ नहीं होती ज़्यादा, है ना। अक्सर बंदूकों के आगे भी लगा दिया जाता है, तो आवाज़, बंदूक आवाज़ करता ही नहीं है, टुच टुच की आवाज़ निकलेगी और आदमी खत्म, है ना। तो ऐसे ही साइलेंसर गाड़ियों के अंदर भी लगते हैं। तो हमने देखा होगा एक पतली सी पाइप निकली होती है हमारे गाड़ियों के अंदर से, जहाँ से धुआं निकलता है, तो वहाँ उसके अंदर साइलेंसर लगा होता है। और ये रीज़न है, स्कूटी वूटी में से तो आवाज़ निकलती नहीं है, बहुत कम आवाज़ आती बाहर, है ना।
तो ऐसे मशीनों के साथ भी किया जा सकता है। By planting tree in our surrounding and roadside as tree absorb sound. इसके अलावा क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगा सकते हैं, क्योंकि पेड़ उगाने से क्या होता है कि पेड़ जो हैं साउंड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अब्जॉर्व कर लेते हैं तो शोर शराबा नहीं होता। तो यही रीज़न है कि आप देखिए जंगलों में जाएं तो आपको बड़ा सुकून मिलता है ना, बड़ा सुकून सा मिलता है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे होते चारों ओर, वो किसी भी तरह के शोर को अब्जॉर्व कर लेते हैं और वहाँ पे हमें शांति का एहसास कराते हैं। बाई कीपिंग लो द साउंड ऑफ टेलीविजन एंड लाउड स्पीकर। और जैसे हम टेलीविज़न चलाते हैं, लाउड स्पीकर चलाते भी हैं, ज़रूरी है, ठीक है, घर का कोई इतना ही खास फंक्शन है या मंदिर का कुछ आरती वारती करनी है या फिर अजान लगानी है मस्जिदों में, तो चलाएं, लाउड स्पीकर चलाएं, लेकिन थोड़ा सा आवाज़ कम कर लें, इतना भी ज़्यादा ना हो कि लोगों की नींद परेशान हो या लोगों को दिक्कत हो, कोई ऑब्जेक्ट करे, है ना। तो लाउड स्पीकर लगाओ भाई, इन्वेंट किया है तो लगाने के लिए तो किया है ना, काम का ही तो है। तो ये चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साउंड को थोड़ा सा कम कर दें। ऐसा नहीं कि पूरा, यानी कि हमने हमारे घर पे लाउड स्पीकर लगा दिया और भजन चला दिए और पूरी दुनिया हिला दी, है ना। हर किसी को हर टाइम मूड नहीं होता ना भजन सुनने का भी। बाय ऑर्गेनाइजिंग साउंड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया। या फिर हम ये कर सकते हैं कि अगर आपको शोर शराबा करना भी है तो कम से कम रेजिडेंशियल एरिया से बाहर निकल जाएं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा शादी वगैरह के टाइम में डीजे वीजे बहुत चलते हैं, तो इस तरह के जो भी प्रोग्राम्स हैं वो शहर के बाहर रखे जाएं, जहां पर आप साउंड ज़्यादा कर भी लें तो लोगों को प्रभावित ना होना पड़े उससे, ठीक। नाउ लास्ट टॉपिक है हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो देखिएगा हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है, एक ऐसी समस्या जिसकी वजह से लोगों को सुनाई नहीं देती है। तो एक तरीके से बहरापन कह सकते हैं आप। तो इट इज़ एन इनएबिलिटी कह सकते हो, डिसेबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू हियर साउंड प्रॉपरली। तो ये एक इंसान की एक क्षमता होती है जिसकी वजह से इंसान जो है प्रॉपर ढंग से सुन नहीं पाता, यानी उसकी सुनने की जो काबिलियत है वो कम हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट इज़ रेयर बट इट इज़ यूजुअली फ्रॉम बर्थ। तो यानी कि टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट वो समस्या है जिसमें इंसान को बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता और ये पैदाइशी होता है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, बहुत कम केसेस में देखने को मिलता है। बट पार्शियल डिसेबिलिटी में बी ड्यू टू एक्सीडेंट, डिजीज और इंजरी। लेकिन आपको आज की डेट में सुनाई दे रहा है, लेकिन कल को कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बीमारी हो जाती है या कोई चोट लग जाती है जिसकी वजह से आप अच्छे से नहीं सुन पाते हैं, क्लियरली सुन नहीं पाते हैं, तो उसे हम हियरिंग इम्पेयरमेंट की कैटेगरी में ही रखते हैं, लेकिन वो पार्शियल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आता है, जिसमें कुछ हद तक आपको सुनाई देता है, कुछ हद तक अच्छे से सुनाई नहीं देता। सच पीपल यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। अब जो हियरिंग इम्पेयरमेंट जिन लोगों को है, यानी कि ये जो डिसेबिलिटी है लोगों को, वो जिसको अच्छे से आवाज़ सुनाई नहीं देती है, वो बेसिकली क्या कर सकते हैं, आपस में बात करने के लिए साइन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ मॉडर्न हियरिंग डिवाइसेस आल्सो हेल्प सच पीपल टू हियर साउंड। लेकिन आज की डेट में देख लीजिए साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, तो ऐसे ऐसे डिवाइसेस बना लिए हैं कि जो इस तरह के डिसेबल लोग हैं, चाहे पार्शियल हों, वो भी आराम से इस तरह के साउंड, यानी कि अलग अलग तरह के साउंड को सुन सकते हैं और अपनी लाइफ को नॉर्मल लोगों की तरह जी सकते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, सो थैंक यू, and if you like the video then please press the like button and please subscribe my channel.